तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और आपके 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक जगह है नारखी और बात है 14 सितंबर साल 1974, यानी यहाँ से ठीक 49 साल पहले की ये बात है। साल 1974 में एक महिला जिसका नाम मीरा देवी भागी भागी पुलिस स्टेशन जाती है। जाने के बाद अपनी कंप्लेन दर्ज करवाती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब मेरी माँ का कत्ल हो गया है। अब ये चीज़ जैसे पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद भागे भागे गांव पहुंचने के बाद देखते हैं कि एक महिला पड़ी है जिसका नाम था राम बेटी। उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसको किसी ने गोली मार दी है। बॉडी कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही जब मीरा देवी से पूछा गया कि किसने मारी, आपको कुछ पता है या फिर किसी पे कोई डाउट, तो इस पर मीरा देवी कहती हैं कि डाउट की तो बात ही नहीं है। जिसने मारा मैंने उसको अपनी आंखों से देखा और कोई और नहीं, ये इसी नारखी गाँव का रहने वाला महेंद्र सिंह है। अब बेटी का बयान चश्मदीद थी। फ़ौरन पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं, महेंद्र को उठा लेते हैं। उठाने के बाद अब फिर पड़ताल हुई, बेटी से पूछा गया। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि हाँ महेंद्र के पास एक ऐसी राइफल तो है। उसके बाद राइफल और गोलियों की जब जांच कराई गई तो ये भी क्लियर हो गया कि जो गोली चली वो महेंद्र के राइफल से ही चली। तो इस केस में कोई शंका, कोई संदेह, कोई इफ़, कोई बट अब बचा नहीं। मामला कोर्ट में गया और उस समय इस नारखी गाँव का जो कोर्ट लगता था, यानी जहाँ लोअर कोर्ट लगेगा, वो आगरा था। आगरा कोर्ट में ये पूरा मामला गया, चार्जशीट वगैरह फाइल हुई, केस की सुनवाई शुरू हुई। इधर महेंद्र सिंह अपने तरीके से केस लड़ रहे, इधर जो मीरा देवी हैं अपने तरीके से केस लड़ रही। दोनों तरफ से बहसबाजी, मुकदमे होते रहे, दोनों तरफ से पैरवी होती रही। वक्त गुजरता रहा, धीरे धीरे साल दर साल गुजर गए। इसी बीच एक और चीज़ हो गई। अब तक जो ये थाना लगता था, जिस थाने का ये मामला था, ये थाना आगरा के अंतर्गत आता था, लेकिन फिर भौगोलिक स्थितियाँ परिवर्तित हुई, जो सीमाएं थी वो बदल दी गई। तो फिर ये जो थाना क्षेत्र था ये आगरा से निकल के फिरोज़ाबाद में आ गया। अब जैसे ये थाना क्षेत्र आगरा से निकल के फिरोज़ाबाद में आया, फ़ौरन अब कोर्ट भी चेंज होना था। तो जो कोशिश, जो पैरवी, जो तमाम तरह की चीज़ें आगरा कोर्ट में हो रही थी, वहाँ से पूरा मुकदमा ट्रांसफ़र होकर फिरोज़ाबाद आ गया। अब मुकदमा जब पूरा ट्रांसफ़र होकर फिरोज़ाबाद आ गया, फिर से यहाँ चार्जशीट पड़ी, फिर से पूरा केस शुरू हुआ, फिर से मुकदमा, फिर से बहसबाजी। साल 1974 से ये मामला शुरू हुआ था। मुकदमे, पेशी, दलीलें, गवाहियाँ, चार्जशीट, जांच पड़ताल, रिपोर्ट, बहस, ये तमाम चीज़ें चलती रही। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। 1974 से शुरू हुआ यह सिलसिला साल 2023 पहुँच गया। साल 2023 में पहुँचने के बाद जिस शख्स के ऊपर ये पूरा इल्ज़ाम था, महेंद्र सिंह के ऊपर, उस समय जब इसने ये घटना की थी, या फिर जिस समय की ये बात है, उस समय उसकी उम्र थी 31 साल, यानी 31। 2023 में इसकी उम्र पहुंच गई 80 साल। अब साल 2023 में फिर मुकदमा जब चला और फाइनली सारी चीज़ जब क्लियर हुई, तो अभी 2 दिन पहले की बात है, तब जाके इस केस का फैसला आया। और फैसले में जज साहब ने कहा, और ध्यान दीजिएगा अभी ये लोअर कोर्ट का फैसला है, लोअर कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि महेंद्र सिंह इस पूरे मामले में दोषी हैं। महेंद्र सिंह ने ही जो मीरा देवी है उनकी मां राम बेटी का कत्ल किया था, इरादतन हत्या की थी, कोई बचाव, कोई आत्मरक्षा नहीं थी। इसीलिए 80 साल की उम्र में महेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है और साथ ही 20,000 रुपये का अर्थदंड यानी जुर्माना लगाया जाता है। और अगर 20,000 रुपये ये नहीं जमा करते हैं तो ऐसी सूरत हाल में इनकी सज़ा जो है 1 साल और बढ़ जाएगी, यानी ताउम्र जेल में रहें और 20,000 रुपये दें, या फिर ताउम्र जेल में रहें और 1 साल और जेल में रहें। तो आप सोच के देखिए कि साल 1974 में कत्ल हुआ, साल 2023 में फैसला आया, मरने वाली की शायद दूसरा या तीसरा जन्म हो गया होगा। इधर जो मीरा देवी है उनकी भी उम्र हो चली थी। इधर ये जो महेंद्र सिंह थे जिन्होंने जवानी में कत्ल किया, बुढ़ापे में अब इनको जेल जाना होगा। और अभी ये शायद मामला अगर चैलेंज कर दे हाई कोर्ट में, और उम्र के हिसाब से अगर ये जमानत भी डालेंगे तो इनको जमानत मिल जाएगी बिना किसी दिक्कत के। तो जो कहावतें और जो मेम्स हम लोग सुनते हैं, जो हंसी मजाक ठिठौलियाँ होती हैं कि भारत की न्याय व्यवस्था ऐसी है कि आदमी ख़त्म हो जाता है लेकिन उसके केस नहीं ख़त्म होते, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, ये घटनाएं ऐसी बातों को और चरितार्थ कर देती हैं कि हाँ इन चीज़ों में आज भी सच्चाई बाकी है, आज भी हमारी न्यायपालिका वहीं की वहीं अटकी है। अभी कुछ टाइम पहले भी एक ऐसा ही केस आया था जो शायद शमसर ने भी उसको सुनाया था, मैंने भी सुनाया था, कि एक 90 साल का बुजुर्ग हत्या के आरोप में लगभग 6 लोगों की हत्या हुई थी गांव में घुस के।
तो 90 साल का जो बुजुर्ग था 3 लोगों के सहारे उसको बाकायदे पकड़ के कोर्ट में पेश किए थे और 90 साल की उम्र में उस शख्स को उम्र कैद की सज़ा हुई। तो ऐसी हाल में फिर सज़ा का मतलब क्या बना? बाकी ज़िंदगी उसने ऐसे से जी। और जब 80-90 साल तो एक ऐसी उम्र होती है कि आप जिस धर्म के हैं, हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं, आप सिर्फ ऊपर वाले के अधीन रह जाते हैं। हिंदू हैं तो राम राम करेंगे, मुस्लिम है तो फिर तो ऐसे भी हज वगैरह पे निकलने की कोशिश करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो जब आदमी खुद ही अपने आत्मग्लानि में है, अपने पापों की क्षमा मांग रहा है, तो उस टाइम फिर सज़ा देने का क्या मतलब है? और जब देना था तब क्यों नहीं दिया? तो बड़ी अजीब सी ये बात थी, मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को जब आप पूरा सुनेंगे तो सुनने के बाद अपने आप में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक सवाल आपके जहन में कौंधेगा जरूर कि इस कहानी में जिसने कत्ल किया क्या वो दोषी है, या फिर जिसका कत्ल हुआ क्या वो दोषी है, या फिर जिसकी वजह से कत्ल हुआ क्या वो दोषी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तीनों के तीनों दोषी हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तीनों के तीनों निर्दोष। यानी अपने आप में बड़ी कंफ्यूज करने वाली। और अगर आप मोरल बैकग्राउंड पे देखें तो अपने आप में तीनों ही आपको दोषी लगेंगे। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। एक थाना लगता है कैंपियरगंज थाना। इसी थाने में एक परिवार रहा करता। परिवार के जो मुखिया थे, पैसे की कमी थी तो मुंबई में रह के जॉब करते थे। ठीक ठाक ही पैसे मिलते थे, ऐसा नहीं था कि बहुत अय्यासी या फिर बहुत रईसी भरा जीवन था। घर में उनकी बीवी थी, एक 14-15 साल की बेटी। अब पति परदेश रह रहा। घर की जो जिम्मेदारी है दोनों माँ बेटी मिलकर निभा रही। 1000-2000 रुपये जो वहाँ से वो भेज देते, उसी से बाकी घर का खर्च चलता। घर पे इन्होंने गाय वगैरह भी पाली थी तो उससे भी कुछ दूध वगैरह मिल जाता, उससे भी बेच उच के कुछ पैसे कमा लेते। यानी ठीक ही ठाक स्थिति थी, बड़े पैसे नहीं थे। लड़की भी पढ़ने में ठीक ही ठाक थी, ऐसा भी नहीं था कि पढ़ने लिखने में बेहद अच्छी हो। जैसे तैसे करके ये परिवार अपना गुजारा करता। अच्छा, एक चीज़ और थी कि पति बाहर था। गांव में अगर कोई फंक्शन होता, किसी के घर कोई सुख दुख पड़ता, तो घर की जो महिला थी वही बेचारी जाती, सारे फंक्शन को अटेंड करती, बेटी को भी नहीं भेज सकती थी। ऐसे ही अभी 26 सितंबर की बात है, पिछले महीने की। इस घर की जो महिला थी, यानी उस बच्ची की जो माँ, गांव में एक शख्स की डेथ हुई थी। डेथ होने के बाद उसकी ब्रह्मभोज यानी 13वीं पड़ी थी। तो 26 तारीख को वो महिला 13वीं खाने जाती है। खाने के बाद फिर लौटती है। अपनी बेटी को समझा के गई थी कि घर के अंदर रहना, कहीं जाना मत, घर को बंद रखना, ज़माना ख़राब है। जाने के बाद जल्दी जल्दी खाती है, सबसे मिलती है, मिलने के बाद 7-8 बजे तक लौट आती है। लौटने के बाद जैसे ही घर के अंदर दाखिल होती है, अंदर जो कुछ देखती है, जब उसकी नज़र घर के अंदर पड़ी तो उसे देखने के बाद चीखती हुई बाहर निकल जाती है और आसपास के सारे लोग उसकी चीख को सुन के इकट्ठा हो जाते हैं। अब जैसे ही आसपास के सारे लोग इकट्ठा होते हैं, सारे लोग घर के अंदर दाखिल हुए। इधर ये महिला बदहवास बेहोश पड़ी। अब जैसे ही सारे लोग घर के अंदर दाखिल हुए तो होने के बाद देखते हैं कि जो बच्ची थी 14-15 साल की, वो पंखे से लटकी पड़ी है। अब ये चीज़ जैसे ही आसपास के लोग देखते हैं, देखने के बाद परेशान। सबको यही दिक्कत कि एक 15 साल की लड़की यूँ पंखे से क्यों लटक गई। ऐसी कौन सी दिक्कत, कौन सी मजबूरी या फिर कौन सी प्रॉब्लम थी जिस वजह से इस लड़की ने सुसाइड कर लिया। लेकिन अब ये मामला सुसाइड का था। गांव के कुछ समझदार लोग थे, उन्हें लगा कि एक बार पुलिस को इत्तला कर देना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में पुलिस वाले कुछ और कहने लगे। मामला पुलिस में गया। जो कैंपियरगंज थाना था मौके पे पहुंचा। पहुंचने के बाद बॉडी देखी, गले में फंदा, लटकी लाश। पुलिस वालों को भी लगा कि मामला सुसाइड का है, लेकिन अब चाहे सुसाइड हो या चाहे जो हो, पोस्टमार्टम करवाना था। इसलिए पुलिस वालों ने बॉडी कब्जे में ली, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इधर तब तक मुंबई खबर पहुंच चुकी थी पिता के पास। वो भी बेचारे इमरजेंसी टिकट वगैरह करा के भागे भागे पहुंचे। पहुंचने के बाद इधर पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, इससे पहले तक सभी लोगों के जहन में बस एक चीज़ थी कि लड़की ने सुसाइड कर लिया, कोई दिक्कत, कोई मजबूरी थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल के सामने आई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरा का पूरा खेल, पूरा का पूरा मामला पलट के रख दिया। दरअसल जिस पुलिस वाले को, जिन घर वालों को, जिन गांव वालों को अब तक लग रहा था कि ये मामला सुसाइड का है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि ये मामला सुसाइड का नहीं है, बल्कि किसी ने गला दबा के कत्ल किया है। और एक चीज़ और बड़ी अफसोसनाक और बड़ी हैरान करने वाली थी कि कत्ल होने से पहले जो लड़की थी वो सेक्सुअली एक्टिव थी। यानी कत्ल होने के कुछ ही मिनट पहले इस लड़की ने किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया था। अब जैसे ही ये चीज़ निकल के सामने आई, आने के बाद पुलिस वाले भी परेशान। इधर घर वालों के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई।
चूँकि एक तरह से लड़की का कत्ल हुआ, ये दुख की बात, लेकिन लड़की ने सुसाइड से पहले किसी के साथ रिलेशन बनाया। अपने आप में घर वालों को, गांव वालों को भी एक तरह से बेइज्जती और बदनामी लगने लगी कि ये तो बड़ी अफसोसनाक और बदनाम करने वाली बात हो गई। पुलिस वालों ने भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया कि ये क्या, एक कत्ल हुआ लेकिन कत्ल से पहले लड़की ने फिजिकल रिलेशन बनाया। बहरहाल अब पुलिस वाले जब जांच पड़ताल करने जुटते हैं, साथ ही जब परिवार वालों से कहा गया कि क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, तो शुरुआत में जो परिवार वाले थे, खासकर जो लड़की के पिता थे, उन्होंने एक कंप्लेन और एक तहरीर दी और इस तहरीर के हिसाब से उन्होंने कहा कि मेरी लड़की को कुछ लोग थे वो परेशान कर रहे थे। और ऐसा लगता है, चूँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले पिता ने जो कंप्लेन दी, कि ऐसा लगता है कि उन्हीं लड़कों की वजह से मेरी बेटी परेशान हुई और परेशान होने के बाद उन्हीं की वजह से मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया। अब शुरुआत में कुछ दिन तक, लगभग एक दिन तक तो इस थ्योरी पे पुलिस वालों ने काम किया। उन लड़कों को भी उठाया, उनसे भी पूछताछ की कि तुम क्यों परेशान करते थे, तुमने सुसाइड करने के लिए उकसाया, तुमने क्या कहा था। लेकिन इधर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है और मर्डर से पहले इस लड़की के साथ किसी ने फिजिकल रिलेशन बनाया है। हालांकि ये कंफर्म नहीं हो रहा था कि ये फोर्सफुली बनाया है, यानी रेप, या फिर स्वीकृति से बनाया है। तो पुलिस वाले अब दोहरी नाव पे खड़े। अगर स्वीकृति से बनाया है, उसके बाद कत्ल हुआ है, तो यहाँ पे ये है कि लड़की का कोई बॉयफ्रेंड था, उसने कत्ल किया। और अगर फोर्सफुली बनाया है तो यहाँ पे तो पूरा मामला रेप प्लस मर्डर का। बहरहाल अब पुलिस वाले जांच पड़ताल करने जुटते हैं। सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछताछ, घर वालों से पूछताछ कि क्या कोई ऐसा था जिसके बारे में आप लोगों को पता हो, क्या कोई ऐसा था जो लगातार लड़की को फॉलो करता था, पीछा करता था, क्या कोई ऐसा था जिसने लड़की के साथ कुछ ज़बरदस्ती करने की कभी कोशिश की हो, यानी तमाम तरीके से पूछताछ। इधर जब पिता से पूछताछ हुई तो पिता ने कहा कि साहब मैं तो बाहर रहता हूँ। इधर जब माँ से पूछताछ हुई तो माँ ने भी कहा कि नहीं, मेरी लड़की तो बड़ी अच्छी थी। अच्छा, ऐसा कुछ था भी नहीं कि जिसने कभी परेशान किया हो, कभी कुछ और किया हो। इसके बाद पुलिस वालों ने और जांच पड़ताल करनी शुरू की। लड़की का मोबाइल तो था नहीं, तो लगा कि चलो माँ का मोबाइल का कॉल डिटेल निकाल लें, क्या पता कोई बॉयफ्रेंड वगैरह हो जिससे चोरी छुपे बात होती हो और उसने ही पहले फिजिकल रिलेशन बनाए हो, फिर झगड़ा हुआ, फिर कत्ल कर दिया हो। इसी उम्मीद के बाद फिर पुलिस वालों ने उस लड़की की माँ के मोबाइल का कॉल डिटेल खंगाला। एक नंबर मिला और ये नंबर ऐसा था कि जिस पे घंटों घंटों बात हुई और रात भर बात हुई। अब जैसे ही ये चीज़ पुलिस वाले देखते हैं, फ़ौरन माँ से पूछताछ, इस उम्मीद में कि शायद ये लड़की का बॉयफ्रेंड होगा। लेकिन जब माँ से पूछताछ हुई इस नंबर के बारे में, तो माँ ने इशारे में रोका और कहा कि ये नंबर मेरे बॉयफ्रेंड या फिर मेरे किसी परिचित का है और इसके बारे में आप हमारे पति से जिक्र मत कीजिएगा और इस नंबर से मेरी लड़की का कुछ लेना देना नहीं। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले सुनते हैं तो फिर परेशान कि पहले तो एक उम्मीद की किरण जगी, लेकिन यहाँ मामला लड़के के बॉयफ्रेंड से शिफ्ट होकर उस महिला के ही बॉयफ्रेंड तक पहुँच गया, तो ये भी दोषी नहीं, तो अब क्या करें। बहरहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहते, अपने तरीके से पता तफ्तीश तमाम चीज़ें करते हैं, लेकिन अंत में जब कहीं से कोई जानकारी, कहीं से कोई क्लू, कहीं से कोई सबूत नहीं मिला, तो फिर पुलिस वालों ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं। अब जब कहीं कुछ काम नहीं आ रहा तो फिर इस परिवार का बैकग्राउंड खंगाल लेते हैं। अब परिवार के बैकग्राउंड को खंगालने का एक ही तरीका था कि गांव में पुलिस वाले फैलें, लोगों को अपने भरोसे में लें और भरोसे में लेने के बाद इस परिवार के बारे में पता करें, सबको कहें कि आप बताइए, हम नाम नहीं लेंगे। तो पुलिस वाले अब इसी थ्योरी पे काम करते हैं। सबसे पहले गांव में अड़ोसियों पड़ोसी से पूछताछ, गांव के बड़े बूढ़े बुजुर्गों से पूछताछ, ऐसे दुकानों से पूछताछ जहां सबसे ज़्यादा लोग बैठते थे, जहां के लोगों को सबसे ज़्यादा खबर होती। तो इन तमाम लोगों से जब पूछताछ हुई और वक्त के साथ साथ तमाम लोग जब पुलिस वालों से घुलने मिलने लगे, तो फिर एक चीज़ निकल के सामने आई और ये चीज़ थी कि इस महिला का एक सुनील गौड़ नाम के शख्स से रिलेशन था और कहीं ना कहीं सुनील गौड़ इस मरने वाली लड़की के भी पीछे पड़ा था। अब ये थ्योरी जैसे पुलिस वालों के कानों में पड़ी और इधर जो नंबर मिला था वो भी सुनील गौड़ का था, तो फिर पुलिस वालों को लग गया कि सारे जो लिंक हैं कहीं ना कहीं आके सुनील गौड़ पे ही ख़त्म हो रहे हैं, तो सुनील गौड़ को भी उठाते हैं और इसी से पूछताछ करते हैं। इसके बाद पुलिस वाले अपनी टीम बनाते हैं, सुनील गौड़ का एड्रेस निकालते हैं। निकालने के बाद जब उसके बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि सुनील गौड़ जो है पीपीगंज थाने का है। पुलिस की टीम वहाँ पहुँची। पहुँचने के बाद सुनील गौड़ को उठाया। उठाने के बाद जब सुनील गौड़ से पूछताछ हुई तो शुरुआती पूछताछ में सुनील गौड़ ने इधर उधर की बातें की, लेकिन अंत में जब पुलिस वालों ने सख्ती बरती तो फिर लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा
गुजरने के बाद सुनील गौड़ ने अपना पूरा मुंह खोला और पूरी कहानी बताई। दरअसल सुनील गौड़ जो था वो भूसे का काम करता था, यानी मशीन लेके जाता, भूसा बनाता और जिसको भूसा वगैरह खरीदना होता जाके बेच देता। ऐसे ही इस लड़की की माँ जो कि गाय वगैरह पाली थी, तो भूसे वगैरह की उसको ज़रूरत थी, तो अक्सर वो भूसा वगैरह देने इस महिला के घर आया करता। अब पति परदेश था, इधर घर पे अकेली महिला, कहीं ना कहीं दोनों के बीच नज़दीकियाँ होने लगी। नज़दीकी जब आगे बढ़ी, दोनों एक दूसरे के साथ अब खुश रहने लगे। दोनों के बीच दोस्ती हुई, दोस्ती आगे बढ़ी, प्रेम संबंध हो गया। अब प्रेम संबंध जब हो गया तो फिर रोक टोक कोई था नहीं, पति बाहर, घर में और कोई है नहीं, एक 14 साल की मासूम लड़की। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो सुनील गौड़ है इस महिला से मिलने उसके घर आया करता। आने के बाद इस महिला से मिलता, उसके साथ रिलेशन वगैरह बनाता, रात भर रुकता उसी घर में। तो ये सिलसिला लगातार जब चलने लगा तो कहीं ना कहीं जो लड़की थी 14 साल की, अब 14 साल की उम्र इतनी कम भी नहीं होती कि कोई कुछ जान ना पाए, तो कहीं ना कहीं इस बारे में लड़की ने अब विरोध करना शुरू किया, रोकने लगी इस शख्स को, सुनील गौड़ को, कि तुम मत आना मेरे घर पे। माँ को भी एक तरह से कहने लगी। अब जब माँ को कहने लगी तो माँ तो डर गई कि अब कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पति को ये बता दे और फिर दिक्कत हो जाए। लेकिन जब सुनील गौड़ को रोकने टोकने लगी तो सुनील गौड़ ने कुछ और ही कर दिया। दरअसल अब तक वो माँ से ही संबंध में था। इधर जब लड़की रोकने टोकने लगी तो लड़की को भी उसने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, और फंसाने के बाद अब एक ही घर में दो लोगों से संबंध में हो गया, यानी माँ बेटी दोनों से। अब जब तक माँ रहती तब तक माँ के साथ संबंध में रहता, माँ जब बाहर जाती तो बेटी के साथ संबंध में रहता। अब दोनों ही उसको रोकते नहीं, एक दूसरे से दोनों अनजान थे। दोनों को लगता कि बस मेरे लिए आ रहा, लेकिन इधर जो सुनील गौड़ था माँ से भी उसी तरीके के व्यवहार करता, बेटी से भी उसी तरीके के व्यवहार करता। इधर माँ की तो शादी हो चुकी थी, लेकिन इधर जो लड़की थी 14 साल की, वो कहीं ना कहीं अब सुनील गौड़ के प्यार में पागल हो चुकी थी। उसको हर कीमत पे अब सुनील गौड़ चाहिए था। और ऐसी 26 तारीख को जब सुनील गौड़ आता है और जब जानता है कि माँ नहीं है, तो उसके जहन में एक आइडिया आता है कि चलो माँ बाहर गई है तो चलते हैं, बेटी से ही मिल लेते हैं। उसके बाद वो घर पे आता है। आने के बाद दोनों फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। जैसे ही फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, फिर अचानक से लड़की कहती है कि तुम मुझसे शादी कब करोगे, और एक काम करो, मुझे यहाँ नहीं रहना, तुम मुझे अपने साथ लेके चलो। अब ये चीज़ जैसे सुनील गौड़ सुनता है तो उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि मैंने तो अपनी मौज मस्ती और एक तरह से हवस मिटाने के लिए काम किया, लेकिन अब ये तो मेरे गले की हड्डी बनती जा रही। वो लड़की को समझाता है, कहता है कि तुम रहो, मैं बाद में आऊँगा। लेकिन लड़की अब पूरी जिद पे अड़ चुकी थी, हर बार यही कह रही थी मुझे अपने साथ लेके चलो। लड़का जाने की कोशिश करता है, लड़की नहीं मानती, और इसी बात को लेकर अब इन दोनों के बीच झगड़ा होता है। झगड़े में सुनील गौड़ गुस्से में आता है। आने के बाद उस लड़की का गला दबा के कत्ल कर देता है। अब लड़की का इसने जब गला दबा के कत्ल किया और लड़की मर गई, तो जोश जोश में तो उसने कत्ल कर दिया, लेकिन उसे लग गया कि ये तो मामला फंस जाएगा। इसलिए अब फ़ौरन अपने एक दोस्त दुर्गेश को बुलाता है। बुलाने के बाद पूरा वाक़या बताता है। इसके बाद ये दोनों लोग मिलकर एक प्लान करते हैं। प्लान करने के बाद चूँकि बॉडी पे कोई इंजरी मार्क थे नहीं, इसलिए इनके जहन में आया कि इस मर्डर को सुसाइड का रूप दे देते हैं। इसीलिए एक दुपट्टे से उस लड़की के गले को कसा, और कसने के बाद उस लड़की को छत से लटका दिया, ताकि देखने वालों को यही लगे कि इस लड़की ने सुसाइड कर लिया है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि कत्ल हुआ लड़की का, लेकिन आप ध्यान से देखिए कि इस कत्ल में गलती किसकी है। उस माँ की, जो पति होने के बावजूद किसी और से संबंध में थी। जब बेटी ने पकड़ा तो चाहती तो रुक जाती, लेकिन अपनी भूख मिटाने के लिए उसने अपनी बेटी को भी बेच दिया एक तरह से। उस बेटी की, जो अपने माँ के रिश्ते को तो गलत समझ रही थी, लेकिन खुद उसी शख्स से अपना रिश्ता चलाने लगी थी, या फिर उस शख्स से जो एक ही घर में माँ और बेटी दोनों से संबंध रख रहा था, और अंत में उसने कत्ल कर दिया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो तीनों ही दोषी हैं, थोड़ी थोड़ी गलती सबकी है, और अंत में एक लड़की की जान चली गई। तो अपने आप में बड़ी अफसोसनाक कहानी थी, मुझे लगा आपको सुनानी चाहिए। खैर, ये तो रही पूरी कहानी है, बातें हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि दुनिया का सबसे महंगा फल कौन सा है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है ये है युबारी मेलन। युबारी मेलन यानी युबारी खरबूजा। ये खरबूजा बेसिकली जापान में पाया जाता है, और इसका नाम युबारी भी इसीलिए पड़ा चूँकि जापान में एक जगह युबारी, ये वहीं पाया जाता है। और इसके महंगे होने की अगर बात करूँ तो इसकी कीमत आज के टाइम में 20 लाख रुपए किलो है। और इसकी इतने महंगे होने की जो वजह है वो यही है कि इस खरबूजे में कई ऐसे पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जिससे कई गंभीर से गंभीर बीमारियों में इसको खाने से बड़ा फ़ायदा मिलता है। अब इतने अच्छे गुण हैं, इतनी अच्छी कीमत, इस वजह से मशहूर है।
और इसको पैदा करना भी उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि अगर इतना ही अच्छा है तो हर कोई पैदा कर ले, इसकी पैदावार बढ़ा ले, सस्ता हो जाए। तो इसको पैदा करने में भी बड़ी कड़ी मशक्कत लगती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में ही इसको पैदा किया जाता है। 100 खरबूजे तैयार होते हैं तो उसमें से 2-3 ही ऐसे होते हैं जो फाइनल स्टेज तक पहुंचते हैं, तो फिर इनकी नीलामी होती है, तब जाके इनकी कीमत इतनी हाई होती है। तो ये सही जवाब था और इस सही जवाब को दिया है ममता नाथ जी हैं, महावीर सिंह मैफावत जी हैं राजस्थान से, हीरालाल शर्मा जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, देवेंद्र खोरवाल जी हैं मुंबई से, और अमित शर्मा जी हैं। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। ऐसे अपना ज्ञान बढ़ाइए, हम सबका ज्ञान बढ़ाइए। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का मेरा सवाल अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो जाएगा, लेकिन एज ए मीडिया या फिर एज ए न्यूज़ चैनल मुझे न्यूट्रल रहना है और आप लोग भी न्यूट्रल रहिए। तो आज का मेरा सवाल है कि एक चीज़ हुई थी हमारे देश में, भारत जोड़ो यात्रा। अब भारत जोड़ो यात्रा तो ठीक थी, अपने आप में अच्छी बात है अगर ऐसी यात्राएं निकल रही हैं, कुछ चर्चा का भी विषय है, लोग एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। लेकिन इसी भारत जोड़ो यात्रा की वजह से एक शख्स को 99 कोड़े और 8 महीने जेल में बिताना पड़ा था। ये क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था, किस वजह से हुआ था, और 99 कोड़े की सज़ा अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली है। तो ये कहाँ हुआ था, अगर आपको इसके बारे में जानकारी हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो कल मैं आपको बताऊँगा। साथ ही ऐसी कहानियों को सुनने के लिए, ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे।